टू 10 में से 0 to 10 का सेट है, हाँ हाँ 0 1 2 3 up to 10, और such that and then find the probability that their sum as well as absolute difference दोनों 4 के मल्टीपल हो। सम, तो मुझे एक्स वाई दो नंबर इसमें से चुनना है। सो एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई का मॉड दोनों 4 का मल्टीपल हो। दोनों 4 के मल्टीपल हो। ठीक है। मुझे इसमें एक डाउट था, आप एक बार सॉल्व करिए, लेकिन एक डाउट था क्योंकि उसने उसमें जैसे 2 6 ले रखा है लेकिन 6 2 नहीं ले रखा। अच्छा, डिनोमिनेटर तो इसका 11 C2 है, ये करेक्ट है, तो पर 2 6 और न्यूमरेटर में 6 जैसे 2 आप क्यों लेना चाहते हैं? हाँ, दोनों। मतलब मान लो अगर मैंने पहले 2 चूज किया फिर 6 चूज किया, या हाँ फिर पहले 6 चूज किया फिर 2 चूज किया, ये दोनों हाँ, अलग केसेस होंगे या नहीं होंगे? तो अगर आप ये अलग केसेस लेंगे तो आपके सैम्पल स्पेस में टोटल केसेस होंगे 10 इंटू 9, 90 केस होंगे। अगर ये आप 2 6 और 6 2 को अलग अलग मानेंगे ना, तो 90 पॉसिबल आउटकम्स होगा। सर 11 into 10 होंगे। ओह सॉरी, हाँ हाँ, यस यू राइट, वो मैं 1 to 10 कर लिया ना। हाँ, आप सही कह रहे हो, 11 to 10 होंगे। ठीक है। और अगर आप जैसे सोच रहे हो कि नहीं मैं 6 2 2 6 को सेम लूँगा, तो सैम्पल स्पेस में टोटल कितने, 11 है ना, सो 11C2 आएगा, जिसका आंसर आएगा 11 इंटू 10/2। तो आपको डिफरेंस समझ आ रहा होगा। तो अगर आप ओके इवेंट में ऑर्डर काउंट करेंगे तो सैम्पल स्पेस में भी ऑर्डर काउंट करना होगा, दोनों तरीके से आंसर सेम आएगा। ओके ओके। ये है। और ऐसे भी जब NC2 लिखते हैं, जब दो एलिमेंट एक साथ चूज करते हैं, तो हाँ NCR का मतलब होता है यू आर सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट फ्रॉम द n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट रिपीटिशन एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर। NCR का मतलब यही है। ओके ओके सो ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो जब आप टू एलिमेंट एट रैंडम चूज कर रहे हैं तो विदाउट रिप्लेसमेंट होगा और ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा वहाँ पे। NCR अगर हम लगा रहे हैं तो ये बोल रहा हूँ मैं। अगर NCR या 10 11C2 यहाँ लगा रहे हैं ना, तो इस तरह से। अदरवाइज ऑर्डर काउंट करेंगे तो इस तरह सोचना पड़ेगा परमुटेशन वे में। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। हाँ, चलिए तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने भी जो CMI वाले जो पेपर्स हैं उसमें कितना डिस्कस किया है। तो ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दूसरे आईडी से, एक से वीडियो आ रहा होगा, एक आईडी से आपको ये स्क्रीन दिख रहा होगा। तो 18 वाला पेपर हो गया था आई थिंक, कुछ पेपर क्वेश्चन फंसे थे, आई थिंक 2 क्वेश्चन फंसे थे, तो वो मुझे भी सोचना पड़ेगा। मतलब 19 20 18 वाले का फंसा था जिसका एग्जैक्ट आंसर समझ नहीं आ रहा था, तो उसको भी छोड़ देते हैं, ट्राई करता हूँ, फिर देखते हैं नेक्स्ट पेपर करें फिर, कि कुछ पूछना है किसी को। आगे करते हैं ना। सो चलो, तो यहाँ पे देखो अगला 19 का कर लेते हैं फिर, 19 क्वेश्चन पेपर ना। तो ये आपके 19 का क्वेश्चन पेपर है। इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन विथ, अरे यार कहाँ गए, चलो ऐसे देख लेते, उधर लिख लेंगे, छोड़ो। तो ये जो हमारे पास है ये 2019 है ना, CMI डेटा साइंस वाला पेपर है। सो इसमें अगर ट्राई किया जिन लोगों ने, सीधा डाउट डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं तो आप एक एक क्वेश्चन चाहते हो वीडियो, बताओ कैसे करना है, डाउट बताना है या एक एक क्वेश्चन डिस्कस करना है। अरे जो सिंसियर लोग बताओ क्या करना है, जो ट्राई कर रहे हैं एटलीस्ट। सर लास्ट क्लास में भी यही हुआ था। हुआ था? शायद ये हो चुका है, अच्छा ये हो गया डाउट्स हो है, गया। तो 19 हो चुका है। 19 हो इसमें चुका 16 नंबर देख लेना। है। ठीक है, तो अगर 19 हो गया है तो आ गया। चलो डाउट देख लो फिर भी अगर है तो 16 ठीक है। एन अपर ट्रायंगल 16 नहीं है सर, 17। 17 सर ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, इसमें सर म्यू और सिग्मा निकालने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। तो ये कह रहा है कि इफ z इज अ कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ईच विथ, ठीक है, सो z क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है विच फॉलोज अ गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 0 स्टैंडर्ड डेविएशन 1, और CDF में पता है फाई ये होता है, फाई का डेटा दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है सपोज दैट, अच्छा ठीक है, 1 by 1 करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो
यहाँ से आपके पास suppose that the score distribution of an exam has Gaussian distribution with mean mu standard deviation sigma. A candidate fails if he obtained less than 35% marks. So कैंडिडेट फेल हो जाएगा अगर उसके 35% से कम मार्क्स हैं. तो however he or she must obtain more than 80% marks in order to pass with distinction. The exam is taken by a group of 225 students. ठीक है, 225 लोगों ने एग्जाम दिया एंड द रिजल्ट आर गिवन इन टेबल 1. तो टेबल 1 कह रहा है कि रिजल्ट ऑफ पर्टिकुलर एग्जाम टेकन बाय 225 स्टूडेंट. पास्ड विथ डिस्टिंक्शन 2 लोग हैं, पास्ड विदाउट डिस्टिंक्शन 82 लोग हैं. तो क्योंकि मतलब 35% ज़्यादा मार्क्स हैं और ये है. अब बोलना क्या चाह रहा है. सो यू मे यूज़ द फैक्ट दैट द सैम्पल मीन एक्स बार फॉलोज, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन म्यू स्टैंडर्ड डिवीजन सिग्मा बाय रूट एन. अच्छा, तो ये क्या कह रहा है अब. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. सो म्यू माइनस सिग्मा जो है 35 है और म्यू प्लस 2 सिग्मा जो है वो 82 है. देन ये डेटा है, म्यू माइनस 2 सिग्मा 16 है, म्यू प्लस सिग्मा 82 है, म्यू 53.33 है, सिग्मा 13.33 है, म्यू 50 है, सिग्मा 15 है. ठीक है भाई, किसी ने सॉल्व किया तो एक बार बताओ. अगर तुमने ट्राई किया है तो हमें डेटा यूज़ करना है ना. सो टोटल 225 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए ना, तो 2 पास हुआ विद डिस्टिंक्शन. इसका क्या मतलब है कि 2 बच्चों के मार्क्स 80% से ज़्यादा है. 82 स्टूडेंट का मार्क्स जो है विदाउट डिस्टिंक्शन पास हुए, मतलब 35% से ज़्यादा होगा और 80% तक होगा, है ना. और बाकी जो बच्चे रह गए, जब परसेंटेज है, नॉट नंबर स्टूडेंट है, तो मैं देख रहा हूँ ना, रिजल्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है. तो 225 टोटल स्टूडेंट है, 2% इसका. ये क्या मतलब है. सर 2 इक्वेशन बन जाएगी, 2 वेरिएबल है तो. ठीक है, तो क्या क्या बनाओगे. So probability of x less than 35 is equals to 16%. हाँ हाँ, बाकी जो फेल हो गए. ठीक है, Probability of x greater than 80%. 80 is 2%. तो ये टोटल 16% लोग हैं जो फेल हो गए और 35% से 80% में टोटल कितने लोग हैं जो पास हुए विदाउट डिस्टिंक्शन ना. 82% थे, ऐसे भी बना सकते 82. हो. और x 80 से ज़्यादा, 80% से 100% कह सकते हो के बीच. 2%. हाँ, तो ये आपके 2%. तो ये डेटा है, इसको यूज़ करो जरा. अब कैसे यूज़ करोगे. सर 35% लो या 35 मार्क्स लो. परसेंट अभी लिया ना. हाँ, मतलब वही ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स एग्जाम में क्या कुछ डेटा था. Suppose a score distribution of an exam has a Gaussian distribution with mean mu, standard deviation sigma. A candidate fails if he or she obtain less than 35% marks. तो अगर 100 मार्क्स का एग्जाम मान लो 35 मार्क्स का है ना, तो इस तरह से 35 मार्क्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं. सो और ये परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है. 225 का यूज़ कहाँ पे आएगा. इस केस में नहीं आएगा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा ना. सो ठीक है, इसको देखते हैं. तो यहाँ से इक्वेशन बनाओ भाई, क्या कर सकते सर हैं. इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 35 इज इक्वल टू 141 बाय 225. मतलब 225 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड है वो हमने 225 माइनस 84 कर दिया, जो कि नंबर ऑफ नहीं, स्टूडेंट्स. ये परसेंटेज एक्चुअली शुरू में भी गलत समझ रहा था. यहाँ पे ना परसेंटेज है, मतलब अच्छा, हाँ 2% 82% आउट ऑफ 225 है ना, ऐसा है. तो 225 अपॉन है ना, इस तरह से करना पड़ेगा. वो तो ऐसे कर सकते हो, फिर उसे नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालने पड़ेंगे, फिर रेशियो लेना पड़ेगा. तो उससे भी हो सकता है 2% निकाल लो 225 का, फिर अपॉन 225 करना पड़ेगा. सपोज कर सकते हैं, ये डायरेक्टली 2% यूज़ करो तब भी चलेगा. तो हाँ बताओ भाई, तो आगे क्या बनाओगे इक्वेशन. तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी. सर नॉर्मल में चेंज करके सोल्व कर. तो इसको मीन कितना है एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कितना. म्यू और सिग्मा ले लेंगे. ये म्यू और सिग्मा है. अब इसको यूज़ करके आप इसको सिंप्लीफाई करो. तो यहाँ सिर्फ 35 रखो, आउट ऑफ 100 मार्क्स काउंट कर रहे हैं.
सो आप सिर्फ 35 से कर सकते हो ना, ये है। तो यहाँ से आ जाएगा, यहाँ इन्होंने क्या कर रखा है ऑप्शन में, ऑप्शन जो है जस्ट 35 एंड 82 है ना, 16 82 इस तरह से है। सो ठीक है, आप इसको परसेंटेज डायरेक्टली 35 रख लो, मार्क्स आउट ऑफ 100 बात कर रहे हैं हम। तो इसको सिंप्लीफाई करो भाई, क्या आता है। तो आपका आंसर आया है इससे? यस सर, डी ऑप्शन आ रहा है, अच्छा, डी ऑप्शन। 50 और 13 शायद। सो ठीक है, तो इसका आप एक बार ना फोटो भेजो ग्रुप में, ताकि जिनका डाउट उनका क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है ना, वो जो हमारा ग्रुप है तो उससे कर लेंगे, ठीक है। तो इससे सॉल्व करके, मतलब इक्वेशंस हैं 3, लेकिन 2 ही सफिशिएंट है, क्योंकि तीसरा तो ऑब्वियस है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है उसका। तो उससे आपका आंसर निकल आएगा। ये डेटा आपको गिवन है, इसको यूज़ करना पड़ेगा। ये 5 जो है ना, तो इसको नॉर्मल को 5 में कन्वर्ट कर लो, है ना, जस्ट आप मीन घटाओ, स्टैंडर्ड डिवीजन रहो, वहाँ से इक्वेशन बन जाएगी, है ना। लेकिन जिनका डाउट देख लो, अब कुछ है नहीं खास। तो आपको क्या करना होता है, यहाँ से जस्ट तीनों में एक ही चीज़ करना, एक्स माइनस म्यू वन सिग्मा। सो ये इसको, सॉरी, ये देखो लेस देन इक्वल टू क्या आता है, फॉर एग्जांपल के आया, तो ये फाई ऑफ के हो जाएगा। और ये आपको यहाँ से पता है, जैसे 16% है जैसे, तो 16/100 या 0.16 बोल दो। मैं पहले के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप कर सकते हो। और ये डेटा आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी। ऐसे ही 3 इक्वेशन बनेंगे, तो मतलब 2, मुझे लगता है कि 2 से तीसरा खुद ही आ जाएगा। 2 ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होंगे, बाकी इक्वेशन ट्राई कर रहा होगा। ठीक है, जिनका डाउट था वो कर पाएंगे, देखो। हाँ सर कर लेंगे वो, यही ना, ये लेस देन 35 वगैरह ये नहीं चूक हुआ था। हाँ, हम डायरेक्ट म्यू और सिग्मा निकाल रहे थे, सीएलटी अप्लाई कर रहे थे। ठीक है। तो नेक्स्ट जो पूछा है पार्ट बी का 11, चलिए देखते हैं पार्ट बी का 11। ये कह रहा है कि अ थीन पीस ऑफ मेटल ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेंथ 20 है, विड्थ 16 है, इज टू बी यूज टू कंस्ट्रक्ट एन ओपन टॉप बॉक्स। ठीक है, तो एक हमारे पास थीन पीस है मेटल का, जिसका लेंथ 20 है, विड्थ 16 है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं एक ओपन टॉप बॉक्स बनाने का। ठीक है, अ स्क्वायर विल कट फ्रॉम द ईच कॉर्नर एंड द साइड्स विल बी फोल्डेड अप। ठीक है, व्हाट साइज ऑफ द कॉर्नर शुड कट्स ओ। सो अगेन, चूंकि मैं 11-12 ना, मतलब 2012 से 2019 तक 7 साल पढ़ाया हूँ, एक ही कोर्स 7 साल दिल में लगातार, तो क्वेश्चंस मुझे याद है। फिर से ये क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है एनसीईआरटी का, मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो क्योंकि ऐसे पढ़ता हूँ ना, तो मुझे एग्जैक्टली याद आया था। अच्छा, क्योंकि 11-12 में बहुत सालों पढ़ाया, तो तो ये एनसीईआरटी का एग्जैक्ट क्वेश्चन ना कॉपी पेस्ट है। ये क्वेश्चन अगर आप देखो, जो क्वेश्चन 11 बोल रहे हो बी पार्ट का, आप जाएंगे चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 12th, इसमें आपको एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सरसाइज होता है उसमें, एनसीईआरटी के सबसे एंड में, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। और ये अगर उसमें नहीं हुआ तो 6.5 एक्सरसाइज में होगा, क्योंकि 6.5 मैक्सिमम मिनिमम है। तो आप एक बार चेक कीजिए, सेम क्वेश्चन मिल जाएगा। मैं सोल्यूशन करा देता हूँ, लेकिन आप और ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ताकि एग्जाम में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन तो यहाँ मिल गया, तो आपको एक आइडिया कि इस तरह क्वेश्चन आते हैं, तो इस तरह के 10 20 50 100 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी से कर सकते हो या जहाँ भी समझ आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जैक्ट एनसीईआरटी से ही उठाया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में, या इसमें मिल जाएगा बिजनेस एक्सरसाइज। ठीक है, अभी इसको देखिए, समझते हैं। सो ये हमारे पास एक मेटल सीट है, जो भी उसने कहा है। चलो इसको मैं वो कर देता हूँ, स्प्लिट व्यू। तो देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पे इसने कहा है कि एक थीन पीस है मेटल का, जिसका लेंथ 20 है, विड्थ 16 है। तो ये 20 है, ये 16 है मान लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि हमें ओपन टॉप्ड बॉक्स बनाना है, तो इसके हेल्प से मुझे एक बॉक्स बनाना है इस तरह से। ये है जिसका टॉप ओपन है, ये जैसे क्लोज्ड है, बॉटम भी क्लोज्ड है, ये सब क्लोज्ड है, ये वाला क्लोज्ड है, लेकिन टॉप ओपन है इसका। ठीक है ना, जस्ट टॉप ओपन है, तो इसका टॉप ओपन है, ये बॉक्स बनाने हैं आपको। अब कह रहा है कि अ स्क्वायर विल बी कट फ्रॉम ईच कॉर्नर, इसमें से आप हर कॉर्नर में से एक स्क्वायर कट करेंगे आप। ठीक, एंड द साइड विल बी फोल्डेड अप, जब काट के हटा देंगे तो उसको फोल्ड करेंगे, मैं करता हूँ। सो व्हाट इज द साइज ऑफ द कॉर्नर शुड बी कट सो दैट द वॉल्यूम इज मैक्सिमम। तो मुझे इसमें वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो मुझे वॉल्यूम को अब मैक्सिमाइज करना, समझिए। तो जब आप इसमें, हमें इस, ये स्क्वायर सीट है, सॉरी स्क्वायर रेक्टेंगुलर सीट है, इससे हमें ये बॉक्स बनाने हैं। ठीक है, ओपन बॉक्स, ओपन टॉप से। तो हमने क्या किया, ये काट के हटा दिया, ये जो दिख रहा है आपको कॉर्नर से काट के हटा दिया हमने।
अब इसका पूछा है कि क्या लेंथ लोगे, स्क्वायर कट कर रहे हो आप, तो मान लो एक्स लेंथ का है फॉर एग्जांपल, ये एक्स लेंथ का मैं कट कर रहा हूँ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। तो अब क्या करेंगे आप कि अब मैं बचा हुआ पार्ट बताता हूँ कैसा बना। तो ये जैसे स्क्वायर था, आपने ईच कॉर्नर से कट कर दिया, ठीक। सो रिमेनिंग पार्ट क्या रहेगा, तो मैं रिमेनिंग पार्ट मिटा देता हूँ, देखिए। सो ये ऐसा दिखेगा आपको कट करने के बाद, ठीक। तो जब आप कट कर देंगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से फोल्ड कर दीजिए। तो ये जो आपको साइड पोर्शन दिख रहा है इसको फोल्ड करके अप कर देंगे आप। ये जो साइड पोर्शन आपको दिख रहा है इसको फोल्ड करके अप कर देंगे, तो आपको समझ आने लगा होगा कि ये एक बॉक्स बन गया है, ओपन बॉक्स, ओपन टॉप बॉक्स इस तरह का। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है समझिए, तो ये टोटल 20 था, उसमें से आपने कितना कट किया। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लेंथ कितना बचा है, ये कितना है या ये कितना है। 20 minus 2x. हाँ 20 - 2x। तो ये समझिए इसका लेंथ जो है, सो ये जो बॉक्स मैंने बनाए हैं इसका जो लेंथ होगा वो 20 - 2x हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये जो विड्थ है, ये कितना बचा हुआ है अभी, ये विड्थ, 16 minus 2x. तो ये विड्थ हो गया 16 - 2x बॉक्स का। तो ये जो विड्थ है इस बॉक्स का, जो ये विड्थ है ये आपका 20 - 2x, ये 16 - 2x है। अब मुझे हाइट बताइए, इसकी हाइट कितनी है। जब आप फोल्ड कर रहे थे, किसको फोल्ड कर रहे थे, साइड वाले को, तो ये हाइट कितनी है, ये जो हाइट है, X. हाँ x, क्योंकि हमने x कट किए हैं। तो हमने जब x कट किए हैं तो ये हाइट एक्चुअली x है, तो यहाँ से हाइट आ गई x। अब लेंथ, विड्थ और हाइट मुझे इस बॉक्स का दिख गया, तो वॉल्यूम क्या होगी, L into B into X. हाँ तो x इंटू 16 - 2x इंटू 20 - 2x, ये वॉल्यूम आ गया। अब आपको ये एक फंक्शन है, इसको करना है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, तो जो भी यहाँ पे मैक्सिमाइज, क्या आप इस फंक्शन को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, क्वेश्चन ये Yes, sir. है ना। सिंपल है, डिफरेंशिएट करना है, जीरो पुट करना है, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा, देन उसको मैक्सिमाइज कर लेना है, ठीक, तो आ जाएगा इससे, ठीक है। चलो, तो और कोई डाउट इस पेपर में रह गया हो तो बताइए। हमने लास्ट क्लास में ये कर रखा है ऑलरेडी 2019 वाला, तो हम लोग फिर 18 पे चलेंगे अगर ये हो गया सबका, सॉरी। सर एक हाँ सर एक डाउट था उसमें मतलब इसके ऑब्जेक्टिव पेपर में कि सर वो जो एक क्वेश्चन था ना जिसमें, एक मिनट सर, क्वेश्चन नंबर, सर क्वेश्चन नंबर 6 थे जी, 6 जो है, हाँ हाँ ये 6 सर, इसमें दिख रहा रेंज पूछ रहा है और एफ इनवर्स ऑफ एक्स पूछ रहा है। होगा। तो सर मतलब इसमें आ तो गया था आंसर, मतलब सर इसमें जो क्वेश्चन है, लेकिन सर इसमें जो ये एक ऑप्शन दे रखा है ना, डी ऑप्शन, तो इसका आंसर तो यही होगा, बी ऑप्शन, वो तो करेक्ट आ गया। बट सर मुझे ये डाउट है कि इसमें जैसे ये दे रखा है एफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ एफ इज नॉट इन, मतलब 1 1। हाँ 1 तो 1, सर जो भी 1 1 फंक्शंस नहीं होते हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ ये थ्योरम है, बाइजेक्टिव होना चाहिए, वो इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए थ्योरम है, बाइजेक्टिव होने चाहिए, 1 1 नॉन 2 दोनों होने चाहिए, ओके सर, है ना। बस यही डाउट। हाँ मतलब ये थ्योरम है जस्ट कैलकुलस में कि एफ इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन, मतलब 1 1 नॉन 2 दोनों होना चाहिए। बिल्कुल सेम ही है जैसे आप मैट्रिक्स थ्योरी में पढ़ते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ डिटर्मिनेंट ए इज नॉन जीरो, वैसे ही समझ लीजिए। तो कैलकुलस में एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगी अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा, मैट्रिक्स में इनवर्स एग्जिस्ट करेगी अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो ये है, तो ये वाला यही है। तो 1 1 ऑन 2 दोनों है तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, तो 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है तो इन्वर्टिबल नहीं है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो अगला पेपर ओपन करते हैं फिर। सो ये जो पेपर था ये 2019 था, हमने 18 19 डिस्कस किया है। आइए 20 पे चलते हैं। तो जो 20 है ये रहा 20 का पेपर, है ना, 2020, हाँ 18 19 20। तो इसको अच्छा, सॉल्यूशन ओपन कर दिया क्या मैंने, हमें पेपर ओपन करना था ना। तो कहाँ गया 20 का क्वेश्चन पेपर, ये रहा। चलिए, तो ये क्वेश्चन पेपर है CMI 4 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। तो आइए यहाँ पे आते हैं। ओके,
तो अगर किसी ने ट्राई किया है तो हम डाउट बता सकते हैं, नहीं तो डिस्कस कर सकते हैं। बताइए कैसे करें, बताओ। अगर कोई ट्राई किया हो ठीक है, नहीं तो डिस्कस करते हुए ट्राई करके आना, फिर डाउट पूछना। क्या करना है? सर ये ट्रेनिंग क्या हुई? ठीक सर है। 21 का करा दो, वो सर वो कर एमसीक्यू लिया है। 5 और 6 का बता दीजिए। नहीं नहीं 1 मिनट, एक तो किसी ने कहा 2021 का पेपर करा दो, हाँ। दूसरा क्या बोला? यस सर। सर एमसीक्यू 5 और 6 इसका ओके 2020 का। 20, हाँ 20 का ये पेपर है, ये ठीक है। ये 2020 का पेपर है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6। चलिए देखिए, आपको खुद ही सॉल्व करना है सभी लोगों को, क्योंकि आपको एग्जाम देने हैं ना, तो यू हैव टू सॉल्व। मैं आपको हेल्प के लिए हूँ कि जहाँ मैं हेल्प कर सकता हूँ वहाँ पे हेल्प करूँगा। ये सॉल्यूशन क्यों दिख रहा है? मैंने सॉल्यूशन ओपन कर यहाँ। अच्छा ये है ना पेपर, ये 2020 का पेपर है ना, ठीक है। तो आपको 5 और 6 में डाउट है। 5, अच्छा ये 5 और 6, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं। तो 5 थोड़ा ऐसे ही देखते हुए ऐसा लग रहा है आसानी से होगा। 6 पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो सपोज दैट ए इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ n इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ए कोई n क्रॉस n मैट्रिक्स जहाँ n 10 है, मतलब 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है। बी जो है n क्रॉस 1 वैक्टर है, मतलब 10 क्रॉस 1 वैक्टर है। n को 10 फिक्स कर रखा है इसमें, तो 10 क्रॉस 1 वैक्टर। सपोज दैट द इक्वेशन ax इज इक्वल टू बी फॉर एन n क्रॉस 1 वैक्टर डज नॉट एडमिट एनी सॉल्यूशन, मतलब नो सॉल्यूशन हो गया। तो ये कहना चाह रहा है कि ax इज इक्वल टू बी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, हैज़ नो सॉल्यूशन। तो which of the following conclusions can be drawn from given information? ओके थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ये कहना चाह रहा है, सो 2020 का क्वेश्चन नंबर अभी 6 देख रहे हैं हम लोग। एक सिस्टम है ax इज इक्वल टू बी, ए जो है मेरा 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसके पास बता रखा है इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो एक तो हम लोग ये जानते हैं कि अगर रैंक, ये रो मतलब रैंक यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ए का मतलब ए ऑगमेंटेड बी है, डिफरेंट है रैंक ए से, तो नो सॉल्यूशन आता है। ये एक सिचुएशन है ना, ठीक है। तो आइए, ये कहना चाह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। सो 10 क्रॉस 10 मैट्रिक्स है, ए एक्स इक्वल टू बी सिस्टम है, इसके पास एक भी सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। डज नॉट एडमिट एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन है, ठीक है। पूछ कर रहा है ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सो ज़रूरी नहीं है ना। सर सी ऑप्शन ट्रू होगा इसमें। हाँ रुको। सो इसमें पूछा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। सो ए कोई 10 क्रॉस 10 की मैट्रिक्स है, तो ए और सी स्टेटमेंट तो इक्विवेलेंट ही हो जाएगा। यस सर, नो सॉल्यूशन है, रैंक तो लेस देन एन ही होगा। हाँ नहीं, अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट तो करेगी सर नहीं। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ तो यस ए और सी, तो अभी मैंने थ्योरम लिखा है जस्ट, तो थ्योरम कहता है इफ एंड ओनली इफ कंडीशन, ये लिख रहा था ना मैं। तो ये तो इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, ए कोई अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो अगर डिटर्मिनेंट 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी। इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डिटर्मिनेंट 0 है, ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। तो यहाँ क्या मोर देन वन करेक्ट होता है या सिंगल करेक्ट होता है? यस सर, मल्टी करेक्ट है। मल्टी करेक्ट है ना, ठीक है फिर तो, क्योंकि ए और सी एक ही बात कह रहा है। बोला ना ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा। डिटर्मिनेंट 0 है तो डज नॉट एग्जिस्ट, ए सी तो ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बता रखा है नो सॉल्यूशन है। अच्छा जैसे यहाँ भी थ्योरम इसी में ऐड कर देता हूँ। देखो जैसे ये ए एक्स बराबर सिस्टम है, तो यहाँ पे क्या होता है, चूंकि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए क्या है एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है ना, मतलब 10 क्रॉस 10 है यहाँ पे। तो इसका जो थ्योरम आता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी हैज़ यूनिक सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ, क्या कंडीशन है कोई बताओ? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। यस है ना, या ज़्यादातर लोग जानते होंगे इफ एंड ओनली इफ रैंक ए ऑगमेंटेड बी बराबर रैंक ए बराबर एन, सेम बात, ठीक है ना। क्योंकि ये भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, किसी मैट्रिक्स फुल रैंक की है, सो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है इफ एंड ओनली इफ रैंक ए इज एन, ये भी इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, तो बात बराबर है यहाँ, ठीक है ना। सो ये है, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखो मतलब क्या है, तो मतलब ये है अगर इन्फिनाइट सॉल्यूशन हुआ, इन्फिनाइट सॉल्यूशन हुआ ना, तो भी गारंटी है डिटर्मिनेंट ए 0 ही होगा। इफ एंड ओनली इफ नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ लिखा हूँ है ना, कहीं इफ देन स्टेटमेंट होता है, कहीं इफ एंड ओनली इफ होता है, यहाँ पे ओनली वन वे है।
कि अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट 0 होगा, नो सॉल्यूशन है तब भी डिटर्मिनेंट 0 होगा। उल्टा नहीं कह सकते तुम, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है ना। मान लो डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो कैसे डिसाइड करोगे, तो उसका अलग तरीका है। यू कैन नॉट से कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे बता रखा है कि नो सॉल्यूशन है, तो इसका गारंटी है कि डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ भी होगा ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये है, ठीक है ना। तो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन गिवन है तो ये गारंटी दे सकते हैं, कन्वर्स ट्रू नहीं है यहाँ पे। अगर नो सॉल्यूशन है तो ये गारंटी है, यूनिक सॉल्यूशन है तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो ही होगा, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ इफ एंड ओनली इफ है, डबल इंप्लाइज है, ठीक है। तो चूंकि हमें इसने बता रखा है इस क्वेश्चन में कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इसकी गारंटी दे रहा है कि इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी, डिटर्मिनेंट जीरो है। ए सी तो ट्रू। चलो बी पे आते हैं। बी कह रहा है कि तो ए सी बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट। The equation A transpose X is equal to B also does not admit any solution। अब ये A ट्रांसपोज X, तो यहाँ पे कोई ज़रूरी होगा ऐसा। सो व्हाट अबाउट डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज? वो तो सेम ही होता है सर तो वो दोनों। भी जीरो ही होगा। वो तो सेम रहेगा, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है ना। हमें कहा है AX बराबर B के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब है दोनों केस हो सकते है ना। सो जैसे A ऑगमेंटेड B इज डिफरेंट फ्रॉम रैंक ऑफ A, ये उसने कहा था नो सॉल्यूशन का, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, सो नो सॉल्यूशन का। अब जैसे सिस्टम हो गया A ट्रांसपोज X बराबर B, तो यहाँ पे जब ट्रांसपोज ले लिया आपने तो एक्चुअली वेरिएबल चेंज हो जाएगा, तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि रैंक ऑफ A ट्रांसपोज ऑगमेंटेड B, तो ये ज़रूरी नहीं कि ये और ये रैंक सेम होगा, ऑगमेंटेड का सेम नहीं होगा। रैंक A का और A ट्रांसपोज का सेम रहता है, डिटर्मिनेंट ए का और ए ट्रांसपोज का सेम रहता है, ये ओके है। बट ए ऑगमेंटेड बी और ए ट्रांसपोज ऑगमेंटेड दोनों जरूरी नहीं रैंक सेम होगा। एग्जांपल देता हूं मैं, तो चेक करते हैं, उसको थोड़ा सा वेरीफाई करना पड़ेगा, तो उसके लिए एग्जाम्पल बनाने पड़ेंगे ना, कुछ गलत दिखाना है तो। सो हमें यहाँ सोचना ये है कि क्या ए एक्स बराबर बी नो सॉल्यूशन है, तो ए ट्रांसपोज एक्स इक्वल टू बी के पास भी नो सॉल्यूशन रहेगा, ये क्वेश्चन है। ओके, एक मिनट। अब फोर्थ वाला क्या कह रहा है ये देखते हैं। द इक्वेशन सी इज अनदर n क्रॉस 1 वैक्टर, ठीक है, सी कोई n क्रॉस 1 वैक्टर इस तरीके से कि ए एक्स इज इक्वल टू सी ऑल्सो डज नॉट एडमिट अ सॉल्यूशन। तो अब सी कोई ऐसा है n क्रॉस 1 वैक्टर कि ए एक्स बराबर सी के पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, देन द वैक्टर सी इज अ कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ द वैक्टर बी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि C जो है वो B का कांस्टेंट मल्टीपल होगा? नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन कब आता है? जब वो हो जाए। अच्छा, हैं। ये तो कोई नेसेसरी नहीं है। तो पहले तो हम कोशिश करेंगे, जैसे AC तो डायरेक्ट स्टेटमेंट था, कोई दिक्कत नहीं है। BD में जैसे मान लो हम श्योर नहीं है, तो हमें एग्जाम्पल लेके इसको कोशिश करना वेरीफाई करने का। सर डी में तो एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, कि जरूरी नहीं है कि मल्टीपल होगा, मल्टीपल होना जरूरी नहीं है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक अभी 10 क्रॉस 10 बोला है, उतना आगे जाने की जरूरत नहीं, मैं आसान से जैसे मान लो एग्जांपल के लिए ऐसा है x प्लस वाई बराबर 2 और x प्लस वाई बराबर 3, दिस हैज़ नो सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा बना लो x प्लस वाई बराबर 1 और x प्लस वाई बराबर 5, दिस हैज़ नो सॉल्यूशन। तो ऐसा तो नहीं कि ये और ये मल्टीपल है, जैसे ये है ए एक्स बराबर बी और ये है ए एक्स बराबर सी, दोनों में नो सॉल्यूशन है एक्चुअली, है ना। तो जरूरी नहीं है कि 2 3 मल्टीपल है इसका, तो डी तो गलत हो गया। एक काउंटर एग्जाम्पल, यही चीज़ मैं 10 क्रॉस 10 के लिए कर सकता हूँ। अभी मैंने 2 के लिए आपको दिखाया, यहाँ पे 10 वेरिएबल ले लो चाहो तो। अगर 10 क्रॉस 10 के लिए दिखाना है तो ऐसा बना लो इक्वेशन, x1 प्लस x2 प्लस x10 बराबर 1, ऐसे करके 10 बना लो, ऐसे कि वन साइड कट जाए। तो जरूरी नहीं है, तो ये गलत है। जैसे ये जस्ट 2 क्रॉस 2 में दिखाया हमने, तो डी तो गलत है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसका कि जरूरी नहीं है कि ए एक्स बराबर बी ए हैज़ नो सॉल्यूशन एंड ए एक्स इज इक्वल टू सी हैज़ नो सॉल्यूशन, डजेंट मीन कि बी और सी मल्टीपल होगा। तो डी फॉल्स स्टेटमेंट है, ए सी ट्रू है, बी डिसाइड करना है मुझे। तो इसके लिए भी कोई एग्जाम्पल बना के देखते हैं। तो द स्टेटमेंट ए एक्स बराबर बी के पास नो सॉल्यूशन है,
तो क्या A ट्रांसपोज B के पास भी नो सोल्यूशन होगा? चलो एक एग्जांपल बना के मैं ट्राई करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा ही क्वेश्चन, मैं 2x2 में भी काम कर रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर मान लो जैसे है 1, ठीक, और यहाँ पे बनाता हूँ मैं कुछ ऐसा एग्जाम्पल लो जहाँ पे क्या हो जाए, नो सोल्यूशन आ जाए ना। नो सोल्यूशन कब आएगा? मान लो 2x माइनस 2y बराबर, यहाँ मैं अगर 2 लूँगा तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन आ जाएगी, तो 1 ही ले लो, ठीक है। अभी ये नो, देखो इसमें अभी नो सोल्यूशन है, इसका चेक कर सकते हैं, इस इक्वेशन के पास नो सोल्यूशन है, ठीक। अब मैं इसका अगर, तो ये मैट्रिक्स क्या बना रहा है, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, ये एक्स वाई और यहाँ पे है 1 1, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए एक्स बराबर बी है, अब मैं ए ट्रांसपोज लेने की कोशिश करता हूँ। सो जैसे ए ट्रांसपोज एक्स बराबर बी बनाने हैं मुझे, तो मतलब ट्रांसपोज ले लो अब, तो 1 माइनस 1 2 माइनस 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, द थिंग इज एक्स वाई, मतलब एक्स बराबर यही ले लो। सो ये है 1 1। अब इसके बारे में सोच रहा था, इक्वेशन बनेगा x प्लस 2y बराबर 1, और यहाँ पे आ गया माइनस एक्स माइनस 2y बराबर 1। ये तो ठीक है, लेकिन सो माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ से ये बन जाएगा x प्लस 2y बराबर माइनस 1, ठीक है ना। ओके, तो b चेंज नहीं हो रहा ना, अच्छा ओके। तुम्हें पता है रो स्पेस और कॉलम स्पेस सेम होता है, तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स, एंड इसी वजह से रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज और रैंक ऑफ ए इक्वल होता है। जो मैं पहले सोच रहा था जरूरी नहीं है ट्रू है, मुझे लग रहा है वो ट्रू हो जाएगा। ए ऑगमेंट ट्रांसपोज ऑगमेंटेड बी एंड ए ऑगमेंटेड बी, जरा इसके बारे में सोचो अब। जैसे ए ट्रांसपोज में जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो है, ए में उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे, ठीक है। ये इसी को रैंक बोलते हैं, जो रैंक का डेफिनेशन यही है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, ये डेफिनेशन है रैंक का, या नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम, ये डेफिनेशन है रैंक का। और दोनों हमेशा इक्वल होता है, हर मैट्रिक्स में जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट रो होंगे उतने ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे, चाहे मैट्रिक्स 10x2 का क्यों ना हो, तब भी रो और कॉलम सेम है। तो इसका चूंकि मुझे पता है कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज है ना, हमें ये पता ना कि ये नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए के, ये ट्रांसपोज के, और ये नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए के, क्योंकि नो सॉल्यूशन बता रखा ना, इसीलिए। तो क्वेश्चन ये है हमारा अब, इसमें डिसाइड क्या करना है, आई थिंक ये ट्रू हो जाएगा ये, सर नेसेसरी थोड़ी ना, ठीक है। सर आर्गुमेंटेड की रैंक इक्वल हो ये जरूरी थोड़ी। नहीं नहीं, यहाँ पे एक्चुअली बी सेम है ना, तो अच्छा बी इफेक्ट कर सकता है, नहीं, द इक्वेशन ए ट्रांसपोज एक्स बी डज नॉट एडमिट एनी सॉल्यूशन। तो हम इसको गलत दिखाएं तो मुझे दूसरा काउंटर एग्जाम बनाना पड़ेगा कोई, ताकि गलत हो जाए। तो क्या कर सकते हैं इसके लिए हम, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तो मैं इसमें ट्रांसपोज लूँ और सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर जाए, तो यहाँ यहाँ और यहाँ यहाँ, नो सॉल्यूशन कब होता है, जब पैरेलल लाइन हो, ये मतलब है ना, टू वेरिएबल में नो सॉल्यूशन कब होगा, जब पैरेलल लाइन होंगी। तो पैरेलल लाइन का मतलब क्या है कि कोएफिशिएंट तो इक्वल ही रहेगा, जस्ट राइट साइड अलग होगा। कोएफिशिएंट तो तुम सेम ला सकते हो चाहो तो, जैसे यहाँ पे ना देखो कोएफिशिएंट दोनों सेम ही, तो माइनस हटा दो तो ये सेम बना दिया, बस राइट साइड डिफरेंट रहेगा। अच्छा एक काम करो, रुको रुको, एक काम करते हैं, हाँ एग्जाम्पल लिया था ना आपने, रुको एग्जाम्पल, हाँ कौन सा, ये 2x2 मैट्रिक्स का, ये वाला, हाँ नहीं सर एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अब मैं बता रहा हूँ उससे प्रूव हो जाएगा। बताओ। x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो यहाँ से हमने x प्लस 2y 2 लिया, x प्लस 2y 4, तो ये इन्फाइनाइट इसके पास नो सॉल्यूशन है, क्योंकि 2 बराबर 4 आ जाएगा।
अब इसका मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो ट्रांसपोज लूँगा तो क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ये बनेगा ना। अच्छा हाँ, वही तो मैं ढूंढ रहा था। सो इसका मतलब इसके पास कितना आ गया, इन्फिनाइट सॉल्यूशन आ गया, यही ना। हाँ तो यही बनाना था एक्चुअली, एग्जांपल यही ढूंढ रहा था ना। देखो तो क्योंकि एग्जांपल ढूंढना थोड़ा सा इनिशियली डिफिकल्ट टास्क रहता है, तो यहाँ से हमने बनाए x प्लस 2y2 और x प्लस 2y4, ये आपने बताया। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स है 1 2 1 2, ये हमारे पास x y, सो दिस इज एक्चुअली 2 4, ठीक है। तो इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो ट्रांसपोज ये ax बराबर b है आपके पास अभी। अब मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, तो 1 2 1 2, यही कोशिश करना था कि ऐसा हो जाए कि हम इन्फिनाइट बना दें। किया जा सकता था। सो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई 2, 2x प्लस 2y4, तो यहाँ से निकल के आ गया x प्लस वाई बराबर 2। तो इसका मतलब है कि जो a ट्रांसपोज x है, किसका माइक अनम्यूटेड है, म्यूट कर लो। Sorry, the first set of equations are there, right? हाँ यस, आर यू आस्किंग समथिंग, आस्क, बोलो। Yes, yes. The first set of equations are there, right? X plus 2y equal to 2 and x plus 2y equal to 4. Right? Yes, But yes. how is it possible, like having two different values for the same? LHS is the same, right? How it could have two different values in the LHS? Yes, yes. Actually, we have to construct an equation that have no solution. Okay, okay. So this is the example of system of equation which has no solution. Got it. The question was, so ax is equal to b has no solution, it is given. So we have to construct example where a transpose x is equal to b also does not any solution. Check करना है मुझे. So if we can produce an example against this statement b, then it is false. Understood. So we were trying to this, so he gave me this example. Otherwise try करना पड़ेगा, थोड़े से different experiment करना पड़ेगा. So this is the one example that is suitable to prove option B is wrong. सो यहाँ से आ गया, ट्रांसपोज लिया हमने, सो ट्रांसपोज बन गया x प्लस वाई 2 एंड x प्लस वाई 2। तो इसका मतलब ये हो गया आपके पास कि यस, सो दिस हैज़ इन्फिनाइट सॉल्यूशन। तो मतलब गारंटी नहीं है कि ax बराबर b के पास नो सॉल्यूशन है, तो a ट्रांसपोज x बराबर b के पास भी नो सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए बस यही ट्रिक था थोड़ा सा, कि यहाँ जो हमने बनाया ना, तो ये बस देखना था, जो मैंने यहाँ बनाने की कोशिश की थी, बट वैसा हमें यहाँ थोड़ा सा वो करना था ना, x माइनस वाई, और ये किया था। तो हमें ये देखना था, बस वैसे बनाना था कि जैसे यहाँ लिया था, यहाँ मैं अगर 2 लेता तो काम होता, तो यहाँ पे 2 नहीं, हमें डबल करना था ना। हाँ ठीक है, दिस इज फाइन, वैसे ही बना था मैं भी। सो x प्लस 2y2, x प्लस 2y4, दैट्स फाइन। Sir, in general, rank of A augmented B is equal to rank of A transpose augmented B होता है या नहीं नहीं नहीं, यहाँ यही एग्जाम्पल है, वही तो ढूंढ रहे थे। तो ये मिल गया ना, यहाँ देखो, यहाँ रैंक ऑफ A ऑगमेंटेड B निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, इसमें चेक करो। सो यहाँ चेक कर लेते हैं, तो A ऑगमेंटेड B पहले वाले में लिखते हैं, सो 1 2 1 2 2 4 है। बताओ भाई इसका रैंक कितना है। इस मैट्रिक्स का रैंक बता कोई। 1 2 1 2 2 4 ना। 2 है सर। ठीक, रैंक 2 है। अच्छा, अब रैंक ऑफ A ट्रांसपोज B चेक करते हैं कितना आता है। A ट्रांसपोज अगर B चेक करेंगे, सो यहाँ से इसमें देख लो, तो ये तुम्हारा A ट्रांसपोज B ये बन गया, तो ये आ गया 1 1 2 2 2 4। इसका रैंक बताओ, जस्ट मल्टीपल है तो रैंक 1 आ गया। देखो 1 2 1 1 1 2 ना, 2 2 4 मल्टीपल है जस्ट, तो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो यहाँ से रैंक 1 आ गया। तो ज़रूरी नहीं, यही एक्चुअली ढूंढना था, वही बनाना था। तो चूँकि मैंने जो एग्जाम्पल लिया, एक्चुअली जो मेरा एग्जाम्पल था वो कह रहा है दोनों इक्वल आएगा। सो एग्जाम्पल ट्रू नहीं बता सकता, जैसे मैंने जो एग्जाम्पल भी बनाए थे उसमें ये दोनों इक्वल आएगा, तो क्योंकि वो सुटेबल एग्जाम्पल नहीं है। सो वन काउंटर एग्जाम्पल इज इनफ टू से नो। ट्रू वाले कितने भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे तो वो गारंटी नहीं दे सकता ट्रू होने का। तो मैंने जो बनाया अभी, ये जो कोशिश किया था, सो दैट एक्चुअली दिस मेड इट ट्रू स्टेटमेंट। तो एग्जाम्पल का भी ट्रू गारंटी नहीं देगा, तो मुझे एक काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश करना है, अदरवाइज प्रूफ करने की कोशिश करना होगा। ये है, ठीक है। चलो दैट लास्ट ये सॉल्व हो गया, सारे पार्ट हो गए ना सॉल्व। हाँ, डी तो गलत था, बी भी गलत है, तो ए सी इसका करेक्ट है। आइए 5 ट्राई करते हैं। तो 5 जो कह रहा है कि
as per the data released by the US Department of Health, Education and Welfare, the number of PhD degrees conferred in earth science from year 1948 to 1954 is as given in table 5. ठीक, तो ये ईयर है और ये डिग्री है, ठीक है. सो ठीक है, अर्थ साइंस में कितने पीएचडी डिग्री इन्होंने दिए 1948 से 54 तक, तो 1948 में 57 लोगों को मिला एंड सो ऑन, 1954 में 141 लोगों को मिला. बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ ऑल अवेलेबल 3-year मूविंग एवरेज, based on the average of all available 3-year moving average of annual growth rate, the number of degrees in 1954 and the number of degrees in 1954, what will be the approximate prediction number of degrees in earth science in 2020. Note that moving average or a rolling average is average of subset of data points. Choose the best answer. Okay, तो ऐसे ये वर्ड मूविंग एवरेज आता है डेट उसमें टाइम सीरीज में ना, टाइम सीरीज में MA मॉडल जो होता है, अरमा हरीमा क्या क्या आता है MA, तो AR मॉडल MA मॉडल, तो वहाँ पे आता है ना मूविंग एवरेज टाइम सीरीज एनालिसिस में. तो हालांकि मुझे लगता है उतना वो यूज़ नहीं करना हमें, यहाँ पे इसके हिसाब से प्रेडिक्शन करना है. तो क्या होता है ऐसे बाय द वे, MA मॉडल क्या होता है टाइम सीरीज में. तो ये टाइम सीरीज तो नहीं पूछेगा, इतना एडवांस लेवल तो नहीं पूछेगा ना हमसे. ये है म्यू प्लस θ1 एप्सिलॉन टी सो इस तरह से है, बट छोड़ो इसको नहीं यूज़ करते. यहाँ ट्राई करते हैं, देखो क्या हो सकता है. तो क्वेश्चन समझ आया सबको कि हमारे पास दे रखा है 1948 में 57 लोग पीएचडी किए, 1949 में 88 एंड सो ऑन, 1954 तक 141 उस साल में किए. तो आपको ये यूज़ करना है एवरेज बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ ऑल अवेलेबल 3-year मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट. 3-3 साल के, मतलब मुझे लग रहा है 48, 49, 50 ऐसे करके 3-3 साल का तुम चेक करो. बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ ऑल अवेलेबल 3-year मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट and the number of degrees in 1954, what will be the approximate predicted number of degrees in earth size in 2020. And note that the moving average or rolling average is average of a subset of data points. ठीक है, तो ठीक है चेक करो. जैसे पहले 3 हैं 48, 49, 50 ईयर में, इसका एवरेज कितना होगा, एंड देन उसके बेस पे तुम उसको प्रेडिक्ट करो. बताओ किसी ने सॉल्व किया इसको. सर पहले एक डाउट था. हाँ सर एग्जाम में कैलकुलेटर मिलता है CMI में? चलो मैंने तो एग्जाम दिया नहीं है, आई थिंक ये ऑफलाइन एग्जाम होगा ना, तो अलाउड नहीं होगा है. नो सर, होगा एग्जाम तो ऑनलाइन ही होगा, बट कैलकुलेटर अलाउड नहीं है. हाँ स्क्रीन पे भी नहीं होगा, अलाउड भी नहीं होगा. तो अलाउड नहीं है, तो खुद से करना पड़ेगा. तो इसको एवरेज कैलकुलेट करो 3-3 साल का. इसने कहा है ना 3 years का, एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज 1954. तो 3 साल फिर 3 साल वैसे कर करके एनुअल ग्रोथ रेट. क्या ग्रोथ रेट है एनुअल इसका देखे तो,
बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ ऑल अवेलेबल 3-year मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट। मूविंग एवरेज मतलब क्या है कि एवरेज ऑफ द सबसेट ऑफ डेटा पॉइंट्स। तो ठीक है, एक बार इसको ऐड करो, 57, 88 और 125, इसका एवरेज कितना है? तो ये तो हमारा टोटल डिग्री अवार्डेड है, लेकिन इसने कहा था सर 90 आ रहा है ना इन हाँ, तीनों का। तो ओके। सो एनुअल ग्रोथ रेट की बात कर रहा है, ग्रोथ रेट क्या है? सर ग्रोथ रेट तो एवरेज होगी सर, नेक्स्ट ईयर में कितनी ज्यादा होगी। और नेक्स्ट एवरेज कितना है? 135, 126 और 146 का क्या है? तो 135.67। ठीक है, तो जैसे अभी शुरू में था आपका 90, फिर 135 हो गया। सो हमें 2020 तक जाना है, तो वो गैप ऑप्शन से काफ़ी है, तुम नियर भी पहुंच जाओगे तो भी आंसर ठीक आएगा, क्योंकि 900 है, फिर 9000 है, फिर 9 लाख है, 90 लाख, इस तरह से है। ठीक है ना? तो क्लोज पहुंचना है, तो इसको जरा प्रेडिक्ट करो। जैसे 3-3 साल का हमने देखा ना, सो 90 है, 135 है, अच्छा यहाँ पे 141 था, तो उसको अगर तुम देखो कितना ग्रोथ हो रहा है, तो उसके हिसाब से प्रोजेक्ट करो 2020 तक के आसपास। सो क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज डेटा है कि 901, 902, 903, तो वहाँ डिफिकल्ट होता, क्योंकि ये काफ़ी गैप है ऑप्शंस में, तो आप किसी एक क्लोज पहुँच जाएंगे तो करेक्ट ऑप्शन मिल सकता है। क्या कर सकते हैं देखो, इसे चेक करना पड़ेगा, ग्रोथ रेट का कुछ फॉर्मूला होगा। ठीक है ना? तो ये देखना पड़ेगा मुझे, इसमें ग्रोथ रेट का क्या फॉर्मूला है, एंड देन उसके हिसाब से प्रोजेक्ट करना है ना? तो इसको डिस्कस करता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, एक बार देखो ग्रोथ रेट का। हाँ सर एनुअल ग्रोथ रेट तो दोनों 2 ईयर के में कितना इंक्रीज हुआ? हाँ, तो वो तो कैलकुलेट कर सकते हो ना, नेक्स्ट ईयर माइनस हाँ। प्रीवियस ईयर अपॉन इनिशियल ईयर, Into 100, मतलब अगर yes. मुझे इस साल के अगले साल करना है तो नेक्स्ट ईयर माइनस दिस ईयर अपॉन दिस ईयर इंटू 100। तो ये परसेंटेज ग्रोथ आ जाता है एक्चुअली, तो वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन मुझे लगा इन दोनों का ग्रोथ देखो कितना है, तो अभी जैसे बताया था आपने ना 135 और 90, तो 135 माइनस 90 कितना हो गया? 45, 45 और अपॉन में 90 इंटू 100 कितना हो जाएगा? ये 50% हो गया।
तो इससे तो बहुत आगे जाएगा, तो 141 से लेके 50% ग्रोथ रेट होगा, 3 साल का देखा हमने, है ना। एवरेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट, मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, इसको देखते हैं, नोट कर लो, इसको दोबारा देखना, मैं लिख लेता हूँ, उसको देखते हैं। सर ये कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है? मतलब मूविंग एवरेजेस पहले पढ़े नहीं है कभी। हाँ हाँ, ये एक्चुअली ऐसे मूवी का मैंने भी लास्ट टाइम जो पढ़ा था वो टाइम सीरीज एनालिसिस एक सब्जेक्ट है, एमएससी स्टैटिस्टिक्स में आएगा, बीएससी में भी कुछ लोगों के पास रहा होगा, वो है। लेकिन मुझे लग रहा है वो नहीं यूज़ करना वहाँ पे, तो कि काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, वो प्रोडिक्शन के लिए होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई फॉर्मूला यूज़ करना होगा, एनुअल ग्रोथ रेट देन एवरेज, उससे आ जाएगा। ये है क्वेश्चन 5 है, ये किस पार्ट का, बी पार्ट का, पार्ट ए का ये। अच्छा, तो क्वेश्चन 5 है ना। इसका अगर फॉर्मूला देखना पड़ेगा, सॉल्यूशन देख सकते हैं उसने क्या किया है, ये भी देख सकते हैं। उसने क्या किया है, ये था, देखो। तो इसने कह रहा है फर्स्ट वी कंप्यूट द एनुअल ग्रोथ रेट, ठीक है, देन वी कुड कंप्यूट द 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो पहले तो एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद कंप्यूट द 3 ईयर मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट। तो एनुअल ग्रोथ रेट का फिर मूविंग एवरेज कैलकुलेट करेंगे। तो आवर कैलकुलेशन शुड रिजल्ट इन अ मूविंग एवरेज एज सोन इन टेबल 1। तो देखो क्या हो रहा है, सो 90 एनुअल ग्रोथ रेट, 88 माइनस 57 अपॉन 57 इंटू 100 करके देखो कितना आएगा। तो 88 माइनस 57 हो जाएगा तुम्हारा यहाँ 1, यहाँ पे 3, सो 31 अपॉन 57 इंटू 100, आई थिंक 54% आएगा, चेक करो। फिर ऐसे ही 125 माइनस 88 अपॉन 80, तो ये पहले पर ईयर का एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया है। हाँ, तो वही जो हम बता रहे थे फॉर्मूला, वही यूज़ करेंगे, यूज किया है कि नेक्स्ट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर अपॉन प्रीवियस ईयर इंटू 100, तो उससे ये आ जाएगा एनुअल ग्रोथ रेट, ये परसेंटेज में है। सो ये आपका आ गया, चेक कर लो एक बार तुम लोग वेरीफाई करके, जहाँ नेगेटिव, जहाँ घटा है वहाँ नेगेटिव है। तो एनुअल ग्रोथ रेट आ गया। अब मूविंग एवरेज, तो पहले एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया, उसके बाद उसने कहा कि मूविंग एवरेज। तो ये कैसे कैलकुलेट किया है, पहले 3 साल को ऐड करके डिवाइड किया, क्या चेक करो, 54 प्लस 42 प्लस 8 अपॉन 3। नेक्स्ट, हाँ चेक करो, मतलब 54 प्लस 42 प्लस 8, कैलकुलेटर यूज़ करो, अपॉन 3, 34 आ जाएगा। आई थिंक 42 प्लस 8 माइनस 2, ऐसा है क्या, 48 प्लस 8 माइनस 6, तो ये 14 आ जाएगा। देन माइनस 6, ऐसे करके तीन तीन लो, 3 एट अ टाइम, फिर 42 दिस, फिर 3 एट अ टाइम। हाँ ठीक है, मैं समझ गया। इसको मैं अगर उधर ओपन करूँ ना, तो बता सकता हूँ देख के, ओपन कर सकते हैं, इधर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ क्या क्या बता देता हूँ, इसका समझ तो आ रहा है। सो ये था 5वां क्वेश्चन, ये वाला। सो जैसे ये तो क्वेश्चन था हमारा ना, कि इस ईयर में इतने पीएचडी हैं, तो 2020 में कितने होंगे। तो यहाँ इन्होंने क्या किया, मैं ये कह रहा हूँ, जैसे को पहले इन्होंने इसके बीच का डिफरेंस निकाला, 57 88 का एनुअल ग्रोथ रेट क्या है, तो 88 माइनस 57 अपॉन 57 इंटू 100, चेक करो। तो ये तुम्हारा ये आएगा, चेक करके देख लो, चाहो तो वेरीफाई कर लो, सही सोच रहा हूँ कि नहीं। फिर ऐसे नेक्स्ट ऐसे किया होगा इसके साथ, तो ये आ गया, फिर इसके साथ, तो ये आ गया, ऐसे करके फिर इसके साथ है ना, ये आ गया, फिर इसके साथ ये आ गया, और इसके साथ ये आ गया। तो ये एनुअल ग्रोथ रेट आ गया कि पर ईयर ग्रोथ कितना हुआ। अब ये पहले 3 को ऐड किया, एवरेज ले लिया, तो ये आ गया। फिर अगला 3 उसी के साथ, मतलब एक छोड़ दो, जस्ट पहला वाला छोड़ दो। तो मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि नहीं बेटे कैसे इरेजर,
ये रहा देखो, तो यहाँ पे क्या है कि इन तीनों का तुम एवरेज निकाल लो तो ये आ जाएगा। तो यही किया इन्होंने। तो मेनली वही जो हम सोच रहे थे वही करना था, जो किया नहीं हमने। तो पहले तो ईच ईयर का आपको एवरेज ग्रोथ रेट निकाल लेना है, मतलब ग्रोथ रेट क्या है, ये आ गया ग्रोथ रेट। फिर इसमें क्या करना है, ये 3 है, पहले 3 को आपने ऐड किया, उसको एवरेज ले लो, ये आ जाएगा। अगले 3 का एवरेज ले लो तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 3 का एवरेज ले लो तो ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही आई थिंक एक एक करके, तो 3 3 3 फिर 3 ऐसे आ जाएगा 4, ठीक है ना। पर चेक करो तो ये सही है। जस्ट कैलकुलेशन करके देखो नोटबुक पे या कैलकुलेटर से। इस पहले 3 को एवरेज लोगे ये आ जाएगा ना, फिर नेक्स्ट 3 का ये आ जाएगा, फिर ये नेक्स्ट 3 ये आ जाएगा आपका, इसका ये 3 ये आ गया। हाँ, अब इसका एवरेज लेना था, तो इसका जब एवरेज लेंगे तो 14.23 आ गया टोटल एवरेज। तो ये आपका आ गया एक्चुअली जो क्वेश्चन कह रहा था। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ ऑल अवेलेबल 3 मूविंग एवरेज ऑफ एनुअल ग्रोथ रेट। तो पहले एनुअल ग्रोथ रेट निकाला, फिर उन 3 का एवरेज लिया, उसके बाद फाइनल ग्रोथ रेट आ गया, ठीक है। तो पहले ईच ईयर का एनुअल ग्रोथ रेट निकाला, उसके बाद एवरेज लिया 3 का 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स का। हाँ, मूविंग एवरेज में 3 का एवरेज क्यों लिया? क्योंकि इसने क्वेश्चन में ही 3 कहा हुआ है, यहाँ 3 ही इसने बोल रखा है कि 3 का ही लेना है, क्वेश्चन में ही कह रखा है। तो ठीक है ना, तो क्वेश्चन में मेंशन है, तो समझ आ गया ना, ठीक है। वही जो हम सोच रहे थे वही ठीक था कि ईच ईयर का ग्रोथ रेट निकालो, फिर ग्रोथ रेट तुमने ईच ईयर का ग्रोथ रेट निकाल लिया, फिर 3 का सम करके ये लिख दिया। अब इसका एवरेज ले लो, एट द एंड इसका एवरेज ले लो। तो पहले ग्रोथ रेट निकालो एनुअल, फिर उसका एवरेज निकालो 3 साल का, फिर वो आया उसका फिर एवरेज लो। तो ये थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा था। सो ये चीज़ है, पहले एनुअल ग्रोथ रेट, फिर उसका 3 का एवरेज, फिर फाइनल उन तीनों का एवरेज निकालो। अब हमारे पास ग्रोथ रेट आ चुका है, अब उसके आधार पे मुझे आगे प्रोसीड करना है। तो कह रहा है कि अब नंबर ऑफ डिग्रीज इन 1954 को यूज़ करके व्हाट विल बी द प्रेडिक्टेड नंबर ऑफ डिग्रीज इन 2020 एक्चुअली मुझे कैलकुलेट करना है। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो, सॉल्यूशन ओपन कर लिया मैंने, तो इसमें अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक ठीक है। तो ये 14.23% इसका हमारा आ गया ग्रोथ रेट। अब क्या बोल रहा है कि नोट दैट मूविंग एवरेज जो है वो 14.23 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग विथ 141 1954, तो 1950 क्वेश्चन में भी कहा 1954 से स्टार्ट करो। सो 141 पीएच डिग्री मिली थी। तो अब आपको क्या करना है, ग्रोथ रेट ऑफ 14.23%, वी विल हैव दिस, हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेट आ गया। अब बताओ यहाँ पे क्या लगा रहा है, ये फॉर्मूला पता है तुम्हें, ये उसका फॉर्मूला लगा दिया कंपाउंड इंटरेस्ट का, नहीं? अच्छा, सो इनिशियली 140 फोन लोग हैं, 1 प्लस आर बाई 100, तो रेट है 14.23। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया कि प्रिंसिपल जो इनिशियल अमाउंट है, फिर रेट हमें रेट ऑफ इंक्रीज बता चल गया यहाँ से 14.23 दिस %। अब देख लो कितने ईयर है, आगे देख लो कितना बनेगा। तो 1954 से स्टार्ट करोगे 2020 तक कितने साल है? 6। नहीं, 1954 से 2020 तक। अच्छा, ओके। ये तो काफ़ी है, बताओ उसमें। 76 76 है, ओके। अभी क्वेश्चन में क्या कहा था कि It is 66. 66 है, चेक करो एक बारी। तो 60 60 120 66 हो गया, ठीक है। तो यही है, ठीक है, 66 है ना, दैट्स फाइन। तो पावर 66 ले लो। यहाँ इन्हें कैलकुलेशन लिखने में गलती की है, ये ना टाइपिंग एरर है यहाँ पे, ये 66 पावर में इसमें गलती से बाहर आ गया है। तो ये निकाल लो, ये आ जाएगा अप्रॉक्स 9 लाख के करीब आएगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली मेथड था, फाइनली समझ आया होगा आप लोगों को। सो ये 141 54 में है,
1 प्लस आर बाई 100 पावर 66। इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करोगे तो यही आएगा जो इसने लिखा है 9,19,000 ऐसा कुछ। तो 9,19,000 अप्रॉक्स ये एग्जैक्ट बता रखा है 412। तो इसमें ऑप्शंस क्योंकि ऐसे थे कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे ना किसके क्लोज आएगा, तो 9 लाख के क्लोज आ रहा है ना, तो ये आंसर है। तो ये थोड़े वर्ड को समझना था है ना, क्योंकि पहले शुरू में मुझे लगा मूविंग रेंज वो टाइम सीरीज वाला है, लेकिन वो टर्म नहीं है यहाँ पे, इसने समझा रखा है ना मूविंग एवरेज का मतलब यहाँ पे कि वो नहीं है मूविंग एवरेज। हाँ तो इसमें लास्ट में कंपाउंड इंटरेस्ट ये वाला फॉर्मूला क्यों लगा? हाँ, क्योंकि देखो जैसे आपको 1954 में, फिर 1955 में एंड सो ऑन, तो यहाँ पॉपुलेशन 141 है और आपको रेट दे रखा है। तो आप देखो पॉपुलेशन जो है वो कौन सा इंटरेस्ट रेट फॉलो करेगी, मतलब अब मुझे रेट है 14.53%, तो जो पॉपुलेशन है वो किस रेट से ग्रो होती है, कंपाउंड रेट से ग्रोथ होगी ना। कैसे? कंपाउंड सिंपल में क्या डिफरेंस होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस रहता है, इसको आइडिया है? प्रिंसिपल चेंज होता रहता है कंपाउंड में। हाँ, एक्चुअली होता क्या है, जैसे फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ इंटरेस्ट को समझो जो पॉपुलेशन उस साल ग्रो हुई, वही ना। जैसे मान लो तो सिंपल में क्या होता है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसी पे इंटरेस्ट लगता रहता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगता है। यहाँ पे क्या इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है, तो जो पॉपुलेशन इस साल 1954 से 1955 में आए, तो उस पे भी इंटरेस्ट आगे लगेगा ना, मतलब वो ग्रोथ होता रहेगा। तो यहाँ इसलिए इन्होंने यूज़ किया है, तो ये आपको देखना पड़ेगा। तो कंपाउंड रेट फॉलो करेगी ये पॉपुलेशन जो है, इसलिए इन्होंने ये लगाए हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है ना, इनिशियल अमाउंट जो है वो a इंटू 1 प्लस आर बाई 100 पावर n, ये था ना टोटल अमाउंट। तो ये रहेगा। तो 1944 में पॉपुलेशन ये थी, रेट ऑफ ग्रोथ ये है, और कितने साल तक, तो ये हो रहा है। एक्चुअली पता है मैटर यहाँ पे क्या है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसकी वजह से भी आगे ग्रोथ होगा, तो वो काउंट हो रहा है, इसीलिए कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें लिया गया है। तो ग्रोथ की वजह से भी ग्रोथ आगे होगा, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, मतलब वो फॉर्मूला यूज़ करना है कंपाउंड वाला। तो एटलीस्ट ये था, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया अभी। तो कहाँ गया ये है ना, पाँचवा छठा। तो हालांकि पाँचवा थोड़े से अलग ट्रेंड क्वेश्चन। हाँ हाँ सर इस क्वेश्चन के बेसिस पे तो कैलकुलेटर होना चाहिए, वरना 66 इयर्स का कैसे ही हम लोग निकालेंगे बैक हाँ टेन एग्जैक्टली, ये कैसे आप कैलकुलेट कर पाओगे आसानी से। सो हाँ, ये जो कैलकुलेशन है, ये जो अभी आया था कि 141 1954 में 1 प्लस 14.54 अपॉन 100 पावर 66, ये कैसे एस्टिमेट करोगे आप एग्जैक्टली। इसके लिए कैलकुलेटर चाहिए, नहीं तो फिर गेस करना पड़ेगा। Approximate answer. हाँ वही गेस करना पड़ेगा थोड़ा सा। 10 power -2. हाँ उस तरह से कुछ सोचना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट करना पड़ेगा देन। तो वैसा कुछ करना पड़ेगा, गेसिंग या अप्रॉक्सीमेशन, ये है होना चाहिए। अगर नहीं दे रहे तो ये है कि सबके लिए नहीं है, ये भी है कि लाइक यू आर नॉट ओनली, सब लोग यही है, तो आपको वहाँ के कहीं ना कहीं गेस करना या अप्रॉक्सीमेट करना होगा कुछ लगा के। हालांकि दूसरा अप्रोच भी इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे सेकेंड अप्रोच भी है, इन्होंने दे रखा है। सेकेंड अप्रोच क्या बता रहा है ये कि ये सॉल्यूशन था ना, सेकेंड अप्रोच भी इन्होंने दे रखा है कि सेकेंड अप्रोच ये है, you may approximate to save some time. For instance, the rule of 72 suggests that the rate of 14%, the number of PhD will double in approximately 5 years. कहना चाह रहा है कि तो ये अप्रोक्सीमेशन बता रहा है तुम्हें कि 14 रेट से क्या होगा, इनिशियली 141 था ना, तो 5 साल बाद में क्या होगा, 14% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो ये कहना चाह रहा है 5 साल में डबल हो जाएंगे। देन उसको आप 66 ईयर के लिए देखो, तो ये बता रहा है, आइडिया आपको दे रहा है कि 66 ईयर के लिए 5वां साल पर इंक्रीज करते रहो। तो अप्रॉक्सीमेटली 141 को अप्रॉक्स 150 लिया, तो यहाँ भी अप्रॉक्सीमेट कर रहा है ये। तो इसके हिसाब से 12,28,000 आ गया दूसरे तरीके से, तो बोल रहा है कि 9 लाख क्लोज है। तो ये दूसरा अप्रोच बताना चाह रहा है, ये यूज़ कर सकते हो। पहला अप्रोच वो था, आप कुछ अपना अप्रोच भी लगा सकते हो। ये चूँकि मुझे इनिशियली समझ नहीं आया करना क्या है, तो हमने फिर इसका सोल्यूशन देखा है ना,
क्योंकि अदरवाइज वो वर्ड में घुमा रहा था। 2 अप्रोच इन्होंने बताए हैं। आप तीसरा मूविंग अप्रोच, टर्म कंफ्यूजन हाँ, कर रहा था, हाँ, मूविंग टर्म कंफ्यूजन कर रहा था। कन्फ्यूजन में था। और तीसरा अप्रोच भी आप ढूँढ सकते हैं, चौथा अप्रोच भी ढूँढ सकते हैं। 2 अप्रोच इन्होंने दिए हैं। तो ऐसे आप ट्राई करके एक अप्रॉक्सिमेट आंसर आपको गेस करना है समझ लीजिए, या फिर आपको अप्रॉक्सिमेट वैल्यू बतानी है। सो दैट वी हैव टू डू। और ये सबके लिए सेम ही है, कैलकुलेटर नहीं है तो किसी के लिए भी नहीं है, तो आपको उसी में अपना वाइज़ली कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें और कोई क्वेश्चन रह गया क्या? 2020 वाला देख रहे थे, तो अगर ट्राई किया लोगों ने, किसी ने, जिसने ट्राई किया वो बताइए अगर कुछ रह गया तो। 5-6 अभी डिस्कस किया हमने। सर पार्ट बी के सारे क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट नहीं हुए, तो एक बार अभी तक अटेम्प्ट के तो कीजिए। हाँ, तो वही मैं कहता हूँ जी अभी। सर, अभी तक हाँ, नहीं डाउट है। अभी आप लोग क्या कहते हैं, हमने अभी 2018 का पेपर किया है, 2019 का डिस्कस किया है, 2020 के अभी 2 क्वेश्चन किए हैं आज। बाकी आप 2021 का कीजिए, 2022 का कीजिए, 2023 का। कोई 2021 का भी पूछ रही थी आई थिंक, डाउट है किसी को? डाउट आई थिंक कोई पूछ रही थी, देख लो। तो आप लोग उसे कंप्लीट कीजिए, बहुत टाइम नहीं लगेगा। एक पेपर आप एक दिन में करें, हमारे क्लास का कि हम सप्ताह में 2 दिन ही क्लास ले रहे हैं, तो आपको बीच में 2 दिन में गैप मिल रहा है ना, तो उतने निपटा लीजिए पूरा। और इन्हीं पेपर को एटलीस्ट 4-5 टाइम सॉल्व करो, 4 से 5 टाइम सॉल्व करो इन्हीं पेपर्स को, ठीक है ना। 2023 तक का एग्जाम हो चुका है, तो ये पेपर्स हैं आपके पास, जो सॉल्व 4-5 टाइम्स। और इससे जो आइडियाज़ मिल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये क्वेश्चन वहाँ के हैं, तो उस जैसे 10-20-50 क्वेश्चन और सॉल्व करो, ताकि एग्जाम में भी इसी के अराउंड ऑफ क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जैसे है। क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं ना, वो भी ये देखते हैं कि पहले कैसा पूछा गया है, तो उसके हिसाब से वो थोड़े डिफिकल्ट आसान डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो आप लोग सॉल्व कीजिए। अभी नेक्स्ट क्लास जो हुई हमारी, उसमें हम 2020 का पेपर डिस्कस करेंगे, तो 2020 का डाउट और 21 का डाउट। तो 18, 19, 20, 21 ये चारों आपका होमवर्क है, ये समझिए। सो अभी के लिए आपका होमवर्क है जो CMI का PYQ है, डेटा साइंस वाला। सो उसके आप 2018 से लेकर 2022 तक के सॉल्व करके आइए। 18-19 हमने डिस्कस किया है, तो मेनली 2020 और 21 का डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो 6 to 8 या 6:30 to 8 क्लास होगी। अब क्लास आई थिंक आज तो थर्सडे है, तो सैटरडे आई थिंक होती है आपकी, क्या होता है सॉरी, ये थर्सडे है ना, फ्राइडे सैटरडे। अब तो आपका टर्न, अच्छा मंडे और थर्सडे आपका होता है, तो नेक्स्ट सीधा मंडे आएगा। तो आप सॉल्व कीजिए, मंडे तक इसको कंप्लीट कीजिए। और देखो साथ में क्या करना है, एक तो PYQ आइडिया के लिए कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, सिलेबस आपको देखना है कि क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, और उस पर बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे क्वेश्चंस आपको बेस्ड ऑन द सिलेबस। PYQ जस्ट फॉर द आइडिया कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, वो आपको देखना है। देन उसके जैसा क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस करने होंगे PYQ जैसा, या उससे रिलेटेड जो सिलेबस पे बेस्ड हो। सो इसको आपको रिपीटेडली रिवाइज करना है, सिलेबस प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। सर हाँ, सर जो CMI के मतलब इसके क्वेश्चंस हैं, जैसे ये तो सर डेटा साइंस का तो 2018 में पहली बार स्टार्ट हुआ था, हाँ, बट सर जो सिलेबस CMI मैथमेटिक्स और इसमें कॉमन है, तो सर उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं CMI हाँ, हाँ, कर सकते मैथमेटिक्स हो। कॉमन सिलेबस वाले वही करना, मेन है प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस। मतलब आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग देखना है कैसे करना है। जैसे देखो, मैं भी ये क्वेश्चन, जैसे मैं अभी खोलता हूँ तो मैं खुद ही पहली बार ही पढ़ता हूँ, तो मैं ट्राई करता हूँ, अब देखते हूँ कैसे मैं सही, सेम चीज़ घर पे आपको करनी है। मैं ये सब कभी किसी का प्रिपरेशन करके नहीं आता, क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो मैं यहीं ओपन करता हूँ, यहीं पढ़ता हूँ, यहीं ट्राई करता हूँ, जिससे समझो मेरी भी प्रैक्टिस हो रही है। सेम चीज़ आपको घर पे करना है, कि आपको इस तरह अपने आप को ट्रेन करना है कि फर्स्ट टाइम क्वेश्चन पढ़ो एग्जाम में तो आप सॉल्व कर पाओ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन। तो ऐसा तभी हो पाएगा जब घर पे भी आप उस तरह के प्रैक्टिसेस कर रहे हो, एग्जाम जैसे इन्वायरमेंट में प्रिपरेशन कर रहे हो। एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे कर पाएंगे। सो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, ये है। सर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आप अभी बता देंगे? जी जी जी, बताइए। तो अभी वो ठीक है ना, व्हाट्सएप पे तो ये होमवर्क अभी के लिए है। हाँ, अभी बताइए होमवर्क डाउट। मैं क्वेश्चन आपको भेजूं व्हाट्सएप हाँ पे? भेजिए, ग्रुप में भेज सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं। जी जी, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि a traffic light run repeatedly through the following cycle. So traffic light runs repeatedly through the following cycle: green for 30 seconds, then yellow for 3 seconds, and then red for 30 seconds. तो ये 30 था, फिर 3 था, फिर 30 है,
Jack picks a random 3-second time interval to watch the light. ओके ठीक है ना। तो पहले 30 मिनट जैसे ग्रीन है, फिर अगले 3 सेकेंड है ना, सेकेंड्स, अगले 3 सेकेंड येलो है, अगले 30 सेकेंड रेड है। अब ये कह रहा है देन ठीक है, तो जैक पिक्स अ रैंडम 3 सेकेंड टाइम इंटरवल टू वॉच द लाइट। रैंडम 3 सेकेंड का टाइम इंटरवल उठाता है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कलर चेंजेस व्हाइल ही इज वॉचिंग। तो अब बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कलर चेंजेस व्हाइल ही इज वॉचिंग। सो टोटल यहाँ पे जो प्रोसेस है अगर आप देखेंगे, सो ये साइकिल में रिपीट हो रहा है ना। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया सबको। तो जैसे अभी हमारे पास 30 फिर 3 फिर 30 फिर 30 3 30 ऐसे चलता रहेगा, ये प्रोसेस है। ग्रीन येलो रेड, ग्रीन येलो रेड एंड सो ऑन। अब बोलना ये चाह रहा है कि उसने 3 सेकेंड का रैंडम टाइम सेलेक्ट किया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस 3 सेकेंड में टाइम चेंज होगी, मतलब कलर चेंज होगी, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कलर चेंजेस व्हाइल ही इज वॉचिंग। 3 सेकेंड के अंदर चेंज होगा। तो इंटरवल आपको ऐसे चुनने होंगे जहां चेंज हो रहा है ना, ये है। सो पहले 30 सेकेंड, चलो यहाँ मैं ऐसे करता हूँ। सो ये ग्रीन, फिर येलो, मान लो ये येलो है, और फिर तुम्हारे पास है रेड का ऑप्शन, इस तरह से ना। 33, बताओ किसी को आइडिया है तो हाउ टू अप्रोच। सर 6 केस बना के नहीं कर सकते। हाँ, तो जैसे ग्रीन से येलो, 2 सेकेंड ग्रीन 1 सेकेंड येलो, या 1 सेकेंड ग्रीन 2 सेकेंड येलो, ऐसे 3 केस हो रहे हैं। नहीं, बट एग्जैक्टली जरूरी है 1 सेकेंड होगा, 1.5 सेकेंड भी हो सकता है। तो समहाउ मुझे ये देखना है कि हमारा जो 3 सेकेंड का इंटरवल है वो ये कंटेन करेगा, है ना, ये है, या ये कंटेन करेगा। सर 1.5 कैसे हो सकता है? ग्रीन येलो इंटीग्रल मल्टीपल चल रहा है। अच्छा, नहीं वो तो मैं समझ 30 सेकेंड 3 सेकेंड 30 सेकेंड। हाँ हाँ, तो टोटल कितने हो गए ऐसे? तो टोटल 63 सेकेंड ये इंटरवल। लेकिन हमें देखना है कि उसने रैंडमली 3 सेकेंड का टाइम चूज़ किया और उसमें कलर चेंज हो जा रहा है। सो व्हाट कैन वी डू, इसमें ये है कैसे तुम अप्रोच करना चाहते हो। रैंडम वेरिएबल से करें वो भी कर सकते, नहीं तो बेसिक प्रोबेबिलिटी से अगर सॉल्व करेंगे। तो ये कह रहे हो कि ठीक है मैं इसमें ऐसा करूँ 2 सेकेंड ग्रीन 1 सेकेंड येलो हो गया, या वैसे मतलब डिफरेंट केसेस बना लें। ओके, उस तरीके से सोचोगे तो इसमें जो आंसर्स हैं वो ऑप्शंस हैं 1/3 1/7 1/10 एंड नॉन ऑफ दिस, इस तरीके से है। सर इसका मतलब ये है ना कि मतलब 3 जो सेकंड उन तीनों में ही किसी एक सेकंड में चेंज हो रहा है, मतलब 4th सेकंड, जैसे अगर ऐसा है कि उसके 3 सेकंड इंटरवल के ठीक बाद वाला सेकंड जो है 4th सेकंड उस पे चेंज होगा, वो तो हम काउंट नहीं करेंगे नहीं ना। नहीं, जैसे 3 सेकेंड आपने चूज़ किया तो उस 3 सेकेंड में ये जो चेंजिंग पीरियड है वो इंक्लूड हो जाएगा। जैसे ये मान लीजिए ये यहाँ ग्रीन है ना, फिर येलो हो गया, तो ये 3 सेकेंड ये कंटेन कर रहा होगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट उस 3 सेकेंड में आ रहा होगा। ये पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा हो, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ से वापस तो ग्रीन ही आ जाएगा, तो इसके बाद तो फिर ग्रीन आ जाएगा, क्योंकि ग्रीन है ना, ग्रीन येलो रेड चल रहा है, उसके बाद फिर ग्रीन आ जाएगा। सो ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन है 1/3 1/7 1/10 नन ऑफ दीज। सर मैंने बताया वैसे तो 84/900 आ रहा है। अच्छा 84/9, फिर तो लेकिन 84/9 900 900
अच्छा, तो कोई मैच नहीं करेगा फिर तो। ठीक है, मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ उसको, क्या कर सकते हैं। देखो, तो अभी कर सकते हैं हम लोग कि मेरे पास एक इस तरह का इंटरवल है, सो आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट सेलेक्टिंग 3 इंटरवल ऑफ लेंथ 3। हाँ, उसमें स्विच करना है लाइट को। ये कि लाइक पर्टिकुलर पॉइंट जो है, चेंजिंग पॉइंट बिलोंग्स टू दैट इंटरवल, ये निकालना है एक्चुअली, कि जो चेंजिंग पॉइंट ना, साथ 3 चेंजिंग पॉइंट है। जैसे ग्रीन, ग्रीन के बाद रेड, रेड के बाद सॉरी क्या था, ग्रीन, येलो, रेड, एंड वापस आ जाएगा ग्रीन, एंड चलता रहेगा आगे। तो हम ज़्यादा नहीं देखना, हमें बस यही देखना है यहाँ पे। तो या तो हमारे पास 1 पॉइंट दिस शुड बी इंक्लूडेड, और दिस शुड बी इंक्लूडेड, और दिस शुड बी इंक्लूडेड, ये चीज़ है कि जो 3 पॉइंट है ना, कोई भी एक पॉइंट उस 3 सेकेंड के इंटरवल में आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। या तो ग्रीन से रेड हो जा रहा हो उस 3 सेकेंड में, मतलब बीच में कोई भी पॉइंट पे, या रेड से येलो से रेड हो जा रहा हो, ग्रीन से येलो, येलो से रेड, या रेड से ग्रीन वापस हो जा रहा हो। तो ये पॉसिबिलिटी है। Is the answer 1/10? 1/10 कैसे? No, I was thinking, I want to know if that is the answer. आपकी आवाज़ थोड़ी सी लगता है सिस्टम के पास आके बोल सकते हैं, या ईयरफोन के पास आके। आपकी आवाज़ बहुत लाउड नहीं आ रही है तारक। Hello. यस यस यस, ऑडिबल हो आप। ठीक है, इसका मुझे सोचना पड़ेगा एग्जैक्ट, तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि हाउ टू सॉल्व, है ना। तो वी आर जस्ट सेलेक्टिंग 3 सेकेंड इंटरवल। फॉर एग्जांपल कोई है ना, मान लो जैसे x2 x+3 का इंटरवल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, एंड x2 x+3 का इंटरवल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, और ये जो इंटरवल है, ये जो हमारा इंटरवल एक्चुअली, मान लो ये 0 से स्टार्ट करूँ मैं, तो ये पहले 30 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड। ओके, सर x+2 होगा ना? क्यों 3 सेकेंड है ना? हाँ, तो क्लोज इंटरवल है तो x+1 x+2 3 सेकंड लेंगे, 3 हो जाएगा तो 4 हो जाएंगे। अच्छा एक मिनट, रुको, x+1 x+2, इंटरवल गैप कितने का है इन दोनों में, बीच गैप कितने का है? हाँ, नहीं, सेकेंड को आप एज अ आप डिस्क्रीट पॉइंट देख रहे हो ना, मैं इसको एज ए इंटरवल देख रहा हूँ, तो आप डिस्क्रीट देख रहे हो कि x+1 और x+2। इट इज़ नॉट, इट इज़ जस्ट जैसे 0 से 3 का इंटरवल है, ये बोलना चाह रहा हूँ, टाइम इंटरवल। टी जो है ओके वो ओके। सेकेंड है, टी आपका सेकेंड है। तो मैं जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, टी इसमें सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब ये टाइम पॉइंट जो है, मुझे ये डिसाइड करना है कि जो चेंजिंग पॉइंट है उसके साथ कॉमन आ जाएगा, बस यही डिसाइड करना। मान लो इवेंट ई है ये, तो x से x+3 इवेंट ई है, और ये इवेंट कुछ है, तो मुझे यही डिसाइड करना है कि ई जो है वो कॉमन आ जाएगा इस वाले के साथ, जो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है।
तो ये कॉन्टिन्यूस इंटरवल, तो मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल लेकर सॉल्व करूंगा कि मेरे पास एक प्रॉपर इंटरवल है, लेट्स से एक्स बिलोंग कर रहा है इधर कोई 0 से लेकर, जैसे अभी 63 है एग्जांपल के लिए, तो मुझे बस ये देखना है कि इस 0 से 63 का जो इंटरवल है, टाइम इंटरवल 30 33 वाला, 33 30 वाला, और ये जो एक टाइम है 3 सेकेंड वाला, वो ओवरलैप तो कर रहा है इसमें कहीं ना कहीं, लेकिन दैट ओवरलैपिंग पॉइंट शुड बी दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, ये प्रॉबिलिटी मुझे देखनी है। सो इधर दिस और दिस, यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो, और ये एंड सेम समझ लो, वापस आ रहा है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है ना, ये है 30 सेकेंड, फिर 3 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, ये प्रोसेस रिपीट हो रहा है ऐसा 30 3 30। तो देखना पड़ेगा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, मतलब थोड़े से क्या बोलते हैं कि कई बार ना इसमें आंसर श्योरिटी से बताना मुश्किल है, थोड़ा अभी सोचना पड़ेगा। ऐसे किसी एग्जाम का है ये या किसी बुक का है? सर पता नहीं, मुझे मेरी फ्रेंड ने भेजा तो। नहीं, अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा इसमें सोचना पड़ेगा, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ फिर आपसे डिस्कस करते हैं, क्योंकि सर ग्रुप में सेंड कर देना इसको। हाँ, इसको ट्राई करते हैं, क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, ग्रुप में भेज सकते हैं, तो क्योंकि थोड़ा सोचना पड़ेगा, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर बताना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है अभी। सो ये एक बार देखता हूँ सोच के, फिर हम डिस्कस करते हैं, या नेक्स्ट क्लास में जब डेटा साइंस वाला होगा तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी डेटा साइंस वाला बैच स्टॉप करते हैं। तो आपका होमवर्क अभी के लिए है 2018 जिसने नहीं किया है कर लो, 2019 जिसने नहीं किया करो, 2020 और 2021। तो इसका नेक्स्ट क्लास में हम डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये है, बाकी जो क्वेश्चन रह गए वो आप अपने पास बना के रखो, डाउट अगर नहीं बताता हूँ तो डायरेक्ट पूछो, आप एक बार फिर से याद दिलाना, मैं सॉल्व कर लूँगा। चलिए, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं, थैंक यू।